हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हमारा क्या है। हमारा आज टॉपिक है क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 का जो फिजिक्स है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उससे हमारा टॉपिक है। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हमारा कौन सा है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण किससे दर्शाते हैं? टाउ से। वो हमें क्या करना है, उसका आज डेरिवेशन करना है, निगमन करना है कि बल युग्म आघूर्ण टाउ क्या होता है। तो चलिए इससे स्टार्ट करने से पहले यदि आपको यह बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत से अधिक लोगों के पास पहुंचे और इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा पाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया बल युग्म आघूर्ण, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई हमारा क्या है, कोई ये हमारा चालक है, क्या है हमारा कोई चालक है। इसमें विद्युत धारा, चालक वही होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अगर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है वो चालक नहीं है। तो मान लीजिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये चालक है, तो इसके भी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी ना। तो मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये इतनी दूरी पर ही उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र। ये कैसे पता करेंगे कि विद्युत क्षेत्र इतनी ही दूरी पर उत्पन्न हो रहा है? तो मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई अचालक पदार्थ को ले जाएंगे तो ये अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, या प्रतिकर्षण करेगा। यानी सब पर प्लस क्यू आवेश फैला हो तो ये क्या करेगा, अगर वो भी प्लस हो तो प्रतिकर्षित करने लगेगा। यदि समान आवेश हो तो प्रतिकर्षित करेगा, यदि विपरीत आवेश है तो आकर्षित कर लेगा। इस तरह हम यहाँ पर ये देखते हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। यानी देखिए ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, कहीं अधिक है, कहीं कम है, कहीं यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है, यहाँ पर बहुत अधिक है, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक है इसके उपेक्षा। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए अलग अलग जब उत्पन्न हो रहा है उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो असमान वैद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? जो ये गुणनफल के रूप में दर्शाते हैं। इस तरह गुणनफल के रूप में हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। यानी असमान वैद्युत क्षेत्र को हम गुणनफल के रूप में इस तरह डॉट डॉट दर्शा देते हैं। ये क्या है, हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र है। तो असमान वैद्युत क्षेत्र है ये, तो इस तरह हम असमान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। और समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिस पर चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। यानी ये चालक पर इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, इधर भी और इधर भी। तो मान लीजिए इस तरह हम समान वैद्युत क्षेत्र को खींचे, तो समान वैद्युत क्षेत्र यानी सब पर इधर भी दूरी समान हो, इससे इधर भी और ऊपर भी और नीचे भी, यानी सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है। यानी समान विद्युत क्षेत्र इसको इस तरह खींचते हैं और असमान विद्युत क्षेत्र इस तरह खींचते हैं। तो आपको आसानी से समान और असमान में क्लियर हो गया होगा, क्लियरिटी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज हम देखेंगे कि एक समान में देखेंगे कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण की हमें गणना करना है, उसी को हम देखेंगे, उसी का हमारा आज है टारगेट। तो चलिए हम देखेंगे यही ना। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र हम तो कैपिटल ई खींच लिए हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव यदि डिटेल में वैद्युत द्विध्रुव को समझना है तो चैप्टर नंबर 1, इसी चैप्टर नंबर यदि इससे पहले जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वहां से आप आसानी से डिटेल्स में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसके दोनों सिरों पर विपरीत आवेश हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर समान आवेश होगा तो उसे वैद्युत द्विध्रुव, अगर दोनों समान होगा आवेश तो उसे वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे अलग कुछ नाम देते हैं। अगर विपरीत आवेश होगा दोनों सिरों पर, अगर विपरीत आवेश होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इस तरह हम इसको भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि दोनों पर क्या होगा, विपरीत आवेश होगा तो विपरीत आवेश है। तो इस तरह हम वैद्युत द्विध्रुव को क्या माने हैं, ए बी लंबाई के कोई वैद्युत द्विध्रुव लिए है, उसको थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, थीटा कोण पर। तो तब बी बिंदु से क्या किए हैं, एक लंब खींचे हैं, लंब अपने से खींचे हैं, लंब खींचे हैं और समतल से इसे मिला दिए हैं। और समतल से मिलाने के बाद हमें इसी पर वैद्युत द्विध्रुव पर ही हमें बल युग्म आघूर्ण गणना करना है। तो बल युग्म आघूर्ण में लंबवत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम क्या ज्ञात किए हैं, लंबवत की खींच लिए हैं। ये इस तरह लंबवत किए तो हमें आधार की भी आवश्यकता होगी, तो हम आधार भी आसानी से खींच सकते हैं। जब लंबवत और कोण खींचा गया तो आधार हम आसानी से खींच सकते हैं। इस तरह हम यह फिगर बना गया है। फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर
भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसे फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा, बना दूंगा, फिर से बता दूंगा। तो चलिए इसको अब क्या लिखेंगे, फिगर तो समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखेंगे, इसका माना की लिखेंगे। तो माना की कैसे लिखेंगे, तो चलिए माना की इसको लिखते हैं। तो माना कि कैसे लिखेंगे, देखिए एक बार बताते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई लिखेंगे ना, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर स्थित है। क्या है, थीटा कोण पर स्थित है। तब उस पर उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण टाउ की गणना करें। बस थोड़ा सा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना फिगर में दिया है उतना ही लिखना है और कुछ उसके बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे तो एग्जामिनर भी दिमाग उसका थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो आपका नंबर भी इधर उधर वो कर देगा। इसलिए जो फिगर में दिया है सेम टू सेम वही लिखो, जो हमारा क्या है वो फैक्ट है, उसी फैक्ट को लिखो। फैक्ट को लिखोगे तो आपकी एग्जामिनर भी खुश रहेगा और आपका नंबर भी अच्छे से देखा, आप भी खुश रहोगे और एग्जामिनर भी खुश रहेगा। तो चलिए इस तरह हम इसको माना कि लिख सकते हैं। तो चलिए इसको जो बोले हैं वही हम राइट हैंड में कर देते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक समान माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या लिखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ए में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर रखा गया है। कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, द्विध्रुव आघूर्ण किस पर रखा गया है, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर रखा गया है। तब इस पर उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण की टाउ की गणना करना है। तब इस पर उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण, क्या लिखेंगे, बल युग्म आघूर्ण किसकी गणना करना है, बल युग्म आघूर्ण टाउ की गणना क्या करना है, टाउ की गणना करना है। बस हम इतना जो फैक्ट है फैक्ट लिखेंगे, बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो फिगर में दिया है वो वही बस लिखते हैं। तो माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर स्थित है। कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर स्थित है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हो कि ए बी लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया, ये भी बढ़ा सकते हो। और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो कि जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फिगर में है वही लिखना है, बढ़ा चढ़ाकर अपने से नहीं लिखना है, जो फिगर में दिया है वही लिखना है। यानी ये भी लिख सकते हो कि माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एवी लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर रखा गया है। एवी लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर रखा गया है। तब और एक सिरे पर, इसके एक सिरे पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, यह लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे तो देखो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर सीधे हमने क्या लिख दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर रखा गया है। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश हो और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि ये माइनस क्यू एक सिरे पर ना हो और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश ना हो तब हम इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं कहेंगे। इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं कि माइनस क्यू आवेश है और एक सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। वो नहीं भी लिखोगे तो वो आप एग्जामिनर समझ जाएगा आसानी से कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश होता है और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश होता ही है। अगर नहीं होगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। इस तरह वो समझ सकता है। इस तरह आप भी ये समझ गए ना। और ये क्या है, इस पर उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण टाउ है। ये क्या है हमारा, टाउ क्या है, टाउ है। तो टाउ इस तरह हम टाउ क्या है, ये हमारा बल आघूर्ण टाउ की गणना करना है, यानी बल युग्म आघूर्ण की गणना करना है ना, यानी टाउ की गणना करना है। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने वाले किसी सूत्र की आवश्यकता होगी। तो हमें टाउ बराबर क्या होता है, एक हम 12 11th और 9th में भी, 11th और 10th में भी पढ़े हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, बल इंटू जो त्रिभुज है उसकी लंबवत दूरी है। तो यानी बल F इंटू लंबवत दूरी यानी BC होता है। ये हम पढ़े हैं क्या, हम 11th में और 10th दोनों में भी पढ़े हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, F इंटू लंबवत दूरी। ये तो सूत्र हम पढ़े ही हैं। क्या पढ़े हैं, F बल इंटू लंबवत दूरी। और इसका जो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। क्या लिख लेंगे, हम जानते
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू लंबवत दूरी होता है। इसी सूत्र का उपयोग करके हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन निगमन करेंगे। तो चलिए करते हैं कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, हमें टाउ बराबर हो गया एफ इंटू लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी यानी यही ना है बी सी है, यहाँ पर हम बी और सी लिख लेंगे। तो लंबवत दूरी क्या हो गया, बी सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी सी भी निकालना है, हमें एफ भी निकालना है, यानी बल भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। तो चलिए हम बल कैसे निकालेंगे, बल क्या होता है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है, यही ना होता है। एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू कार्य और विस्थापन होता है। और क्या होता है, एफ बराबर, एफ क्या है, ये बल है। तो एफ बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में क्या संबंध होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, यही ना होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में संबंध ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है। तो देखिए क्या लिखते हैं, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट होता है। ये हमारा क्या होता है, बल, ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और यहाँ से एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ निकालेंगे तो ई इंटू क्यू हो जाएगा, क्यू नॉट तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों पर एक सिरे पर माइनस है, दूसरे सिरे पर प्लस आवेश है, यानी यहाँ पर क्यू नॉट आवेश नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, क्यू नॉट को हटाकर क्यू आवेश मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो गया, चूंकि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर ई इंटू क्यू होता है, क्या होता है, एफ बराबर ई इंटू क्यू होता है। और बीसी का मान कैसे निकालना है, तो चलिए हम इसको इधर निकालते हैं। चूंकि बीसी का मान हमें निकालना है ना, तो बीसी का मान ये हमें निकालना है, यानी क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। यानी ये थीटा कोण बनाया है तो ये क्या है, थीटा के सामने का होता है जो लंब होता है, और जो 90 डिग्री के सामने का होता है वो कर्ण होता है, और जो दोनों का छोड़ाकर होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो हमें देखिए इसकी लंबाई, तो कर्ण की लंबाई तो हमें पता ही है, और लंब की लंबाई हमें निकालना ही है, यानी लंब को निकालना है। और कर्ण का लंबाई क्या है, 2l है, यानी 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही ना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की लंबाई क्या होती है, 2l होती है। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं साइन थीटा पे। तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। जब cos थीटा हम लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो हमें आधार का मान पता नहीं है, यानी कि ये क्या है, आधार है, तो हमें आधार का जब मान पता नहीं है तो हमें क्या लगाएंगे, cos थीटा का सूत्र नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन थीटा का लगाएंगे। तो चूंकि क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लाल बटा कक्का, याद है ना। अगर ये भी नहीं याद है तो आप जाकर इसी चैनल पर मैथ में जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से उस सूत्र को आसानी से देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का सभी सूत्र, आल फॉर्मूला और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 12 में उपयोग होने वाला है उसको भी हम सभी सूत्र को एक ही वीडियो में करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और देखिए लंब का मान क्या है हमारा, तो लिख लेंगे लंब यानी ये थीटा के सामने का कोण, यानी थीटा है, थीटा के सामने का कोण बीसी, तो लंब का मान क्या है, बीसी, और कोण का मान क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें बीसी का मान निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, साइन थीटा इंटू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो अब बी सी का मान क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ए बी का लंबाई क्या है, 2l है, तो 2l लिख लेंगे। इस तरह हमारा क्या हो गया, बीसी का मान 2l साइन थीटा आ गया, बीसी का मान भी आ गया और एफ का मान भी आ गया। इसका मान हम इसमें पुट कर लेंगे अब। तो चलिए क्या लिख लेंगे, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, टाउ बराबर लिख लेंगे, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये टाउ है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ के स्थान पर ई इंटू क्यू लिखेंगे, तो ई इंटू क्यू लिखेंगे, आई इंटू बीसी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा लिखेंगे। इतना तो समझ है, आ गया होगा। सूत्र आसानी से हम प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर इस तरह पेपर में लिख देते हैं तो। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2l, अभी इसको बना लेते हैं एक बार, इंटू 2ql क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यही ना होगा, 2l साइन 2ql साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए एक सूत्र और पढ़े कि P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चूंकि P बराबर क्या होता है, 2ql होता है, ये हम पढ़े हैं। P बराबर क्या होता है, 2ql, इसी सूत्र को इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E और क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे इसको, तो E इंटू क्या हो जाएगा, P और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, E इंटू पी साइन थीटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा,
यही हमारा क्या है, टाउ बराबर हमें निकालना है पीई साइन थीटा, बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान निकालना है ना, तो टाउ बराबर हमें क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह आप आसानी से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा हो जाएगा। अब पीई जो बल युग्म आघूर्ण है वो अल्पतम कब होगा और अधिकतम कब होगा। तो देखिए अल्पतम कब होगा, यानी साइन जीरो का मान क्या होता है, यानी बल जो बल युग्म आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, उसको अगर 0 डिग्री पर रख देंगे तो जो टाउ का मान है, बल आघूर्ण का मान है, वो अल्पतम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अल्पतम। यानी जब थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर जब 0 डिग्री लेंगे, अतः क्या लिख रहे हैं, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी टाउ बराबर क्या आ गया हमें, 0। यानी जब थीटा का मान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब 0 डिग्री पर रखेंगे तो जो बल आघूर्ण का मान होगा वो बहुत कम आ जाएगा, यानी 0 बराबर आ जाएगा। टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी बल आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा, 0। तब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण को बल युग्म आघूर्ण का अल्पतम मान यदि क्या लिख लें, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण पर रखते हैं, 0 डिग्री के कोण पर रखते हैं, तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो हमारा बल युग्म आघूर्ण है, वो हमें अल्पतम प्राप्त होता है, सबसे कम मान प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या लिख लेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यदि 0 डिग्री पर रखते हैं, थीटा बराबर क्या रखते हैं, यदि इसको ये ऊपर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या लिख लेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव क्या लिख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या रखेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर रखने पर जो बल युग्म आघूर्ण होता है, यानी टाउ, जो बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान क्या प्राप्त होता है, टाउ का मान बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान अल्पतम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अल्पतम प्राप्त होता है। इस तरह हम आसानी से इसको भी लिख सकते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री जो बल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसको जब अगर 0 डिग्री कोण पर रखते हैं तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, यानी पूरा जो बल युग्म आघूर्ण है उसका मान 0 हो जाएगा। यानी सबसे कम मान 0 सबसे कम होता है ना, तो सबसे कम मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको थीटा बराबर 0 डिग्री पर जब रखते हैं, कोण लिख रहे हैं, यहाँ पर कोण लिख लिए हैं, क्या हो जाएगा, कोण पर रखने पर बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान अल्पतम प्राप्त होगा। और अधिकतम कब प्राप्त होगा, चलिए वो उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि मान लेते हैं, यदि थीटा को 90 डिग्री कोण पर रखते हैं, थीटा को क्या लिख देते हैं, ऊर्ध्वाधर। इस तरह अगर ये जो बल युग्म आघूर्ण है इसको थीटा ऊर्ध्वाधर रख देंगे, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ से, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, हमें टाउ बराबर क्या निकाल लेंगे, टाउ बराबर हो जाएगा पीई, क्या हो जाएगा, पीई साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो लिख लेंगे पीई, यानी अधिकतम प्राप्त होगा। टाउ का मान अधिकतम हो गया ना, वहां पर तो 0 आ गया था, यहाँ पर क्या हो गया, अधिकतम प्राप्त हो गया। तब इसको भी कैसे लिखेंगे, यदि क्या लिख लेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को 90 डिग्री पर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखने पर कि किसका मान, बल युग्म आघूर्ण टाउ का मान अधिकतम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें
अधिकतम प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। तो इस तरह हम आसानी से भी समझ सकते हैं कि अगर थीटा बराबर यह क्या है, जेड में क्या है, यहाँ पर टाउ है, टाउ को इसको टाउ से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या है ये, इस तरह क्या है, यह क्या है, टाउ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर टाउ है, टाउ से बल युग्म आघूर्ण को दर्शाते हैं। तो टाउ का मान अल्पतम कब होगा और अधिकतम कब होगा, ये तो समझ गए। टाउ का मान अल्पतम जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब हम 0 डिग्री पर रख देंगे तो जो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण का मान 0 होता है, इसलिए वो अल्पतम होता है। जब 90 डिग्री का बल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब इसको 90 डिग्री पर रखेंगे, 90 डिग्री पर, तो हमारा जो बल युग्म आघूर्ण है वो अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। ये इस तरह क्या होगा, ये हमारा अधिकतम प्राप्त हो गया। तो इस तरह हम दोनों समझ सकते हैं कब अधिकतम प्राप्त होगा और कब अल्पतम प्राप्त होगा। और इसमें तो जहां हमें पता है कि P क्या है, P क्या है, एक बल युग्म आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टाउ क्या है, बल युग्म आघूर्ण, टाउ बल युग्म आघूर्ण है। और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और साइन थीटा यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको थीटा कोण पर रखा गया है। तो जहाँ में भी लिख देते हैं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ टाउ बराबर क्या है, टाउ क्या लिख देते हैं इसको, टाउ बराबर बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण लिख लेंगे इसको। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब उसके बाद E बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। इस तरह ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। इस तरह हम सभी को आसानी से समझ सकते हैं कि टाउ एक क्या है, बल युग्म आघूर्ण है, P एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और थीटा तो पता ही है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको थीटा कोण पर रखा गया है। इस तरह आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें अभी कोई प्रॉब्लम तो आपको, मेरे विचार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, आसानी तरीकों से कराए हैं इसको भी। तो अगर इस तरह पेपर में आएगा तो आप यहीं तक लिखिएगा, कहाँ तक, यहीं तक आप लिखिएगा, यहीं तक लिखिएगा, क्योंकि ये लिखना आपको आवश्यक नहीं है। P बराबर ये यहाँ तक लिखेगा, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक लिखेगा, क्योंकि सूत्र हमें ये प्राप्त हुआ है ना, टाउ बराबर P साइन थीटा प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका जो फुल में फुल मार्क मिल जाएगा, थोड़ा सा भी मार्क नहीं कटेगा, क्योंकि ये लिखने का डेरिवेशन के सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह हम सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद फिगर बनाइएगा, और फिगर में के बाद मानक लिखिएगा, और मानक के बाद जो उसका डेरिवेशन है आप उस डेरिवेशन को कर दीजिएगा। आपको मार्क में फुल मिलेगा, मार्क में कोई कमी नहीं होगी। और इसको आपको नहीं लिखना है, इतना आपको नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिख लीजिए, समझाने के लिए लिख दिए कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कब न्यूमेरिकल में कब जो टाउ का मान है वो अधिकतम प्राप्त हो जाएगा और कब कम प्राप्त होगा, वो आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आप इस वीडियो को आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इससे बाद आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ आसानी से उठा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।